जब भी आप किसी चीज़ को पहली दफ़ा देखते हैं तो आपके दिमाग में फ़ौरन एक ख्याल आता है उस चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पे अगर आप शाखें और पत्तों को देखें, आपका दिमाग फ़ौरन कहेगा दरख्त, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ को उर्दू ज़ुबान बोलने वाले दरख्त कहते हैं। जब भी आप शाखें और पत्ते देखेंगे, आपकी आंखों की परसेप्शन के साथ एक दरख्त का लफ्ज़ भी जुड़ा होता है। ये आपके अंदर की आवाज़ है जो हर चीज़ के बारे में कुछ कहती है। ये आम मीठा है, ये घर शानदार है, ये पहाड़ खूबसूरत है। आपका दिमाग हमेशा साथ साथ कुछ बोल रहा होता है जब भी आप कुछ देखते हैं। इस अंदर की आवाज़ को इनर मोनोलॉग कह सकते हैं। इस मोनोलॉग से आप दुनिया को समझते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि आपको कचरे की बदबू नहीं पसंद। ये सोच कहाँ से आती है? कहीं पे एक आवाज़ है जो आपको बता रही है ये कचरा बदबूदार है, दूर रहो इससे। इससे हमें पता चलता है कि हमारे अमल या हमारे एक्शन हमारी अंदर की आवाज़ के मुताबिक चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आवाज़ एक अच्छी या बुरी चीज़ है। यकीनन इस आवाज़ ने हमें बड़ा बचाया होगा बड़े ख़तरों से। अगर आपको जंगल में शेर नज़र आए तो आप फ़ौरन डर जाएंगे, क्योंकि आपकी अंदर की आवाज़ आपको बताएगी डरो इस शेर से। क्योंकि आप जब डरेंगे आपके बचने के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब ज़रा सोचें कि एक 5 साल का बच्चा पहली दफ़ा कचरे को सूंघता है या शेर को देखता है, क्या वो भी यही कहेगा कि शेर से डरना चाहिए या कचरा बदबूदार होता है? मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बच्चे उल्टा खुशी और क्यूरियोसिटी से देखेंगे कचरे और शेर को, क्योंकि उन्हें अभी तक ये चीज़ सिखाई नहीं गई कि शेर से डरो, कचरे से दूर रहो। हमारी अंदर की आवाज़ ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखती है? शायद हमारी बायोलॉजी इस तरह है कि हमें कुछ चीज़ें अच्छी और बुरी लगती हैं। शायद हमारी सोसाइटी कुछ चीज़ें सिखाती है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मुझे ज़्यादा दिलचस्पी एक और सवाल से है। मेरा सवाल है, हमारी बोली हुई ज़ुबान से हमारी अंदर वाली आवाज़ या हमारे अंदर वाले मोनोलॉग पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या अंग्रेज़ी, चाइनीज़ और उर्दू बोलने वाले अगर एक ही ज़िंदगी गुजारें, मुकम्मल तौर पर एक ही ज़िंदगी गुजारें मिसाल के तौर पे, तो क्या फ़र्क बनेगा इन तीनों में? इन तीनों में कोई फ़र्क होगा भी या नहीं? कुछ लोग कहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि उनकी मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी तो एक ही है, तो ज़बान से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा उन सब में, क्योंकि ज़बानों की मुख्तलिफ़ खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ज़बान को उसकी जड़ें यानी उसकी रूट्स और आजकल के बोलने वाले लोग मिलकर बनाते हैं। अलग ज़बानों के कई रूट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे उर्दू के रूट्स हिंदी से आते हैं, फ़ारसी से आते हैं, कुछ अरबी से आते हैं, कुछ टर्किश से आते हैं। अंग्रेज़ी के रूट्स आइसलैंडिक, जर्मैनिक हैं। अब जाहिर सी बात है ये रूट्स भी किसी इंसानों ने ही बनाए हैं, पर इन जड़ों से हमें पता चलता है कि कौन लोग ये ज़बान बोलते थे। और ज़बान की दूसरी डेवलपमेंट आजकल के लोगों के इस्तेमाल से आती है और आजकल के लिटरेचर से आती है। अब उर्दू ज़बान पे ज़रा गौर करें, इसकी जड़ें क्या हैं और ये आजकल किस तरह इस्तेमाल होती है। ये एक लश्करी ज़बान है, जैसा हम सबको सिखाया गया था, जो जंग के टाइम में मशहूर हुई थी। जंग के टाइम में लश्कर में लोग किस तरह की बातें करते हैं? मेरा ख्याल है कि जंग के टाइम में लोगों को ये पता नहीं होता कि वो कल जिंदा होंगे या नहीं, तो शायद वो हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, शायद वो गम का इज़हार ज़्यादा करते हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, शायरी के लिए भी उर्दू बेहतरीन ज़बान है, क्योंकि उर्दू जज्बात को बड़े अच्छे तरीके से बयान करती है। उर्दू शायरी में आप अपने बिलवड या अपने महबूब को मल्टीपल तरीक़ों से पुकार सकते हैं जो आप दूसरी ज़बानों में नहीं कर सकते। तो ये उर्दू का एक एडवांटेज है। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने जो कुछ भी अभी तक कहा है वो सच है। इसका मतलब है कि उर्दू शायद एक ज़्यादा जज्बाती ज़बान है। अगर उर्दू एक जज्बाती ज़बान है, इसका मतलब है कि हमारी जो अंदर की आवाज़ या मोनोलॉग इंफॉर्मेशन को शायद गलत तरीके से समझती है या प्रेजेंट करती है, क्योंकि जज्बात हकीकत को दूर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू में आप कंक्लूजन या फैसले बना ही नहीं सकते। ज़रूर बना सकते हैं आप उर्दू में फैसले बनाना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए जज्बात का, क्योंकि आपकी अंदर की आवाज़ शायद थोड़ी सी ज़्यादा जज्बाती है। इसी तरह हर ज़बान के अपने ऐब होते हैं जो उनकी लोगों की सोच को शायद चेंज करें। ये बुरी अच्छी चीज़ नहीं है, हर ज़बान की खसूसियात होती हैं। इसका सिर्फ मतलब ये है कि हमें थोड़ा सांस लेकर फैसला करना चाहिए। अगर आप उर्दू में सोचते हो, हमें जज्बाती कम होना चाहिए, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। ये सब जो मैं कह रहा हूँ ये मैंने अपने अंदर की आवाज़ को देख के समझा है और इस वीडियो में प्रेजेंट किया। शायद आपकी अंदर की आवाज़ फ़र्क हो। अपनी अंदर की आवाज़ की तहकीक आप खुद करें और मुझे बताएं कि क्या मैं सही था या मैं गलत हूँ।
لیکن ایک چیز مجھے ضرور پتا ہے، اردو زبان میں کچھ چیزوں کے لیے زیادہ لفظ ہیں اور کچھ چیزوں کے لیے کم الفاظ ہیں۔ اب خود ذرا سوچیں کن چیزوں کو سمجھانا اردو میں آسان ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اردو زبان میں عزت یعنی آنر کو سمجھانے کے بہت زیادہ طریقے ہیں۔ اس لفظ کا مطلب بڑا فرق ہے اردو میں اور انگریزی میں۔ اردو میں آنر کا مطلب عزت، شرم وغیرہ ہے۔ انگریزی میں عزت کا مطلب لیکن شیم نہیں ہوتا یا شرم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک فرق ہے دونوں زبانوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عزت یا آنر کے معنی اچھے یا برے ہیں کسی بھی زبان میں، یہ بس ہماری زبانیں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں۔ اس ایگزامپل سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان بولنے والے کس چیز کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ اردو کے کیس میں، ہماری سوسائٹی کے کیس میں، ہم عزت یا آنر کے بارے میں بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ایک پیپر ہے آنر کے اوپر جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذرا پیچھے چل کے سوچیں کن چیزوں کو سمجھانا مشکل ہے اردو میں۔ کوئی لفظ ہیں جو اردو میں سمجھانا مشکل ہیں اور شاید کسی اور زبان میں سمجھانا آسان، اور کیا اس مشکل یا آسانی کی وجہ اردو کی جڑیں ہیں یا اردو بولنے والے ہیں؟